हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ये 108वीं क्लास है जी। आज हम 31 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 में हुआ था जो पेपर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये लॉ के पेपर से उठाया है, लेकिन उस शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए होंगे उन सब में पेपर 1 यही था। ओके, सो आज हम 31 दिसंबर का पेपर डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा या कम लगे तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा कम जो है वो कर सकते हैं। यूट्यूब में ऊपर ऑप्शन होता है, वो अब आपको पता ही होगा। ठीक है, सो अगेन इसमें वही 50 क्वेश्चन है हमारे। पेन पेपर लेके बैठना आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो चीज़ कि आप सोल्व करके देख रहे हो चीज़ों को और उसके बाद आंसर कर रहे हो। सो वो तरीका एक बेनिफिशियल तरीका होता है कि आप अपना भी दिमाग लगा रहे हो और देख रहे हो कि 50 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही बने। तो आपको सही बनाने हैं क्वेश्चन, हमें 40 प्लस स्कोर लेके जाना है अगर जेआरएफ को आप टारगेट कर रहे हो तो। ओके, यानी पेपर 2 तो अच्छा करना ही है, उसके साथ साथ पेपर 1 में भी अच्छे करने की ज़रूरत है। और इसमें अच्छा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पेपर 2 आपका जैसा भी होगा, जो भी पेपर 2 आप दे रहे हो, बट पेपर 1 में ईजी है चीज़ें। आपको सिर्फ वो 10 मैराथन्स करनी है अपडेटेड, जो मैंने करवाई हैं रिसेंटली। ठीक है, सो वो करने के बाद आप ये पीवाईक्यूज करो जितने आप कर सकते हो। देखो ये 108वीं क्लास है, यानी इससे पहले मैंने 2023 में शुरू की थी जब पहली क्लास थी। ठीक है, तो 2023 के पेपरों से शुरू हो रखे हैं। आप उल्टा शुरू कर दो, यानी आज अगर 108वीं क्लास आप देख रहे हो तो इससे वापस उल्टा चलना शुरू करो। 107, 106, 105 जितनी क्लासेस आप देख सकते हो वो देखो। लेकिन देखना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने देख लिया और छोड़ दिया। देखना होता है कि उन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखा, हर बार ये चेक किया कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके सामने है जी। स्टडी केयरफुली द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड हियर अंडर। Okay, number of students in different academic programs of a college are provided year wise। यानी 2021, 22, 23, 24, 25 में BA, BSc, BBA, BCom, BCA में कितने एडमिशन्स हुए हैं। ठीक है जी, बहुत इजी है ये वाला, बहुत इजी है। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डबल्ड विद रेफरेंस टू प्रीवियस ईयर इन अ पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, प्रोग्राम या कोर्स कुछ भी लगा लो आप। ओके, सो 2022, 23, 24 और 25। 2022, 23, 24 और 25 यानी पिछले के कंपैरिजन में। तो हमें ये देखना है, देखो 125, 15 दूनी 30, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करोगे तो 300 आएगा, तो ये तो डबल नहीं है। ओके, 25 दूनी 50 होता है तो ये भी डबल नहीं है। 50 दूनी 100 होता है, ये भी डबल नहीं है। यहाँ 90 आना चाहिए था, वो भी डबल नहीं है। ये 75 से 70 हो गया, ये भी डबल नहीं है। तो 2022 तो क्लियरली आंसर नहीं है। ठीक है, देन आता है जी 2023, यानी 225 का 2 से मल्टीप्लाई करो 450, ये है डबल। ओके, 40 दूनी 80, ये भी नहीं है। 45 दूनी 90, यहाँ भी नहीं है। 62, 90 ये भी नहीं है। 70, 73 भी नहीं है। ओके, तो 2023 एक आंसर हो सकता है। एक बार बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। 2024 में 450 से 470 ऑब्वियसली डबल नहीं है, दिख रहा है। 65 और 73 ये भी डबल नहीं है। 30 और 35, 90, 105, 73 और 70, तो यहाँ पे भी कोई डबल नहीं है, तो 2024 भी आंसर नहीं है। देन है 470 से 500, ये भी डबल नहीं है। 73, 80, 35, 36, 105, 132, 70 और 74, तो एक ही ऑप्शन बचता है जी 2023 का, जिसके अंदर जो है पिछले प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डबल एडमिशंस हैं। ठीक है, वो भी बीए के अंदर। तो आंसर आपका 2023 आ जाएगा। In which year the ratio of admitted students in BA program की बात हो रही है, to those in all the program is the lowest। So ratio of admitted student in BA to those all, यानी BA और बाकी सारे के सारे, तो आप इन चारों को प्लस करो। ठीक है, सो हमें 21, 22, 23, 24 चार ऑप्शन दिए, तो हम 25 वाले को फिर भी स्किप कर देंगे। हम इन चार में देखेंगे कि लोवेस्ट रेशियो कहाँ पे है। ओके, तो लोवेस्ट रेशियो आपने देखना है 25, 50, 45, 75 इनको जोड़ो, 40, 45, 62, 70 इनको जोड़ो, 65, 30, 90, 73 जोड़ो, और ये 73, 35, 105 और 70 को जोड़ के यहाँ पे आप रेशियो कैलकुलेट करो। ओके, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रेशियो इज लाइक ये जो वैल्यू आएगी यहाँ जोड़ने के बाद उसको यहाँ पे फिर डिवाइड कर दो, जो भी रेशियो आएगा तो आपने लो बेस्ट बताना है। ठीक है, करके देखो इसको, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आंसर आपका 2021 आएगा। ठीक है,
चलिए, in which year the ratio of admitted students to its previous year admitted student is the highest. सो पिछले साल के कंपैरिजन में जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हो सो कहां पर आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है, ये भी हो जाएगा। पिछले साल के कंपैरिजन में ही कर रहे हैं, मान लो 2022 है, सो 2022 रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट टू प्रीवियस ईयर, किस साल में पूछा है, तो आप किस साल में यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, सारों का टोटल निकाल सकते हो और आप एक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन जोड़ घटा गुना भाग के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, आंसर 2023 आएगा आपका। ओके, सो ऑब्वियस है रेशियो हाईएस्ट कहाँ होगा, यही तो था हाईएस्ट, ये जो डबल हो रहा था उसके अलावा तो डबल भी नहीं हो रहे थे, तो रेशियो हाईएस्ट यही हो गया ना, ऑब्वियस आंसर है। In how many years does the 50% of total number of admitted students in a year is less than the number of students admitted in BA program that year? So कितने साल की बात हो रही है, साल गिनने हैं, हमने 5 साल दे रखे हैं हमें, 21, 22, 23, 24, 25। So in how many years 50% of total number of students, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सबका टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक और टेबल बना के यहाँ टोटल लिखो कोलन बना के, और इन सारे ईयर्स में टोटल एडमिशंस देखो, टोटल एडमिशंस का हाफ कर दो। अब देखो कि उस हाफ से कम क्या है, ये 150, 225, तो किस किस में हाफ से कम आपको नजर आएंगे। ओके, आंसर आपका 4 रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे ही सबसे ज्यादा हैं। ओके, सो ये सबसे ज्यादा अगर हैं तो सब जोड़ के भी जब आप डिवाइड करोगे 2 से, सो ये जो है सब में ही लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन बीए प्रोग्राम आएगा, यानी इससे कम ही आएगा वो जो हाफ करोगे वो वाला। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2021 से 25 इन द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स, यानी 2021 में जो एडमिशन्स हुए थे और 2025 तक जो एडमिशन्स हुए हैं। सो 25 से आप 80 पे गए हो, 50 से आप 36 पे, तो ये तो आप डिक्रीज हुए हो, तो बीबीए तो आंसर आने से रहा। हमसे पूछा सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीमेंट जो परसेंटेज में हुआ है और वो भी सेकंड हाईएस्ट, ना कि फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला हमें क्लियरली दिख रहा है 150 से 500 में जब आप जा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज है। ओके, तो परसेंटेज आप निकालोगे कैसे, 35 से 32, तो यानी बीबीए और बीसीए ये तो आउट है, बीसीए तो इन्होंने खुद ही ऑप्शन में नहीं दिया। ओके, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, तो देखो फर्स्ट तो यही है 150, 500, तो 500 में से अगर मैं 150 माइनस करूंगी तो क्या आ गया, 350, 350 डिवाइड बाई किससे ज्यादा है, 150 से, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कट। अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये 233% के अराउंड कुछ आएगा, क्योंकि 150 का डबल अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो गया, 150 का 300। ओके, और 300 के बाद 450, तो वो हमारे पास 500 तक इंक्रीमेंट हुआ है, तो 200% से ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन अगेन 25 से 80 आप गए हो, तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, यानी डबल 200 तो यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि 25 से 50 अगर बढ़ रहा है यानी 100% इंक्रीमेंट है, और 75 अगर चला गया तो 200% इंक्रीमेंट हो गया, बट उसके बाद 5 ही पॉइंट्स बीच में है, तो ये 220 के अराउंड परसेंटेज आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। ओके, अगेन 50 से 36 ये तो इंक्लूडेड ही नहीं है, 45 से 132, तो 45 दूनी 190, लेकिन ट्रिपल में नहीं जा रहा है ये। ओके, सो ट्रिपल में नहीं जा रहा है, यानी कि ये 200 से थोड़ा सा नीचे है, सो ये नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया जी, बीएससी हो गया, क्योंकि बीएससी में सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, survey research on a sample at a single point in time pertains to which of the following research design? अगर आप एक ही point of time पे select कर रहे हो जो सर्वे रिसर्च है या आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो सिंगल पॉइंट इन टाइम, एक ही टाइम पे, यानी क्रॉस सेक्शनल है। अगर आप लंबे टाइम तक बार बार डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता, राइट, सो क्रॉस सेक्शनल इसका आंसर हो जाएगा जी। करवा रखा है, इजी क्वेश्चन है। डिजिट कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज, नॉन प्रिंटेबल फंक्शन, और कुछ नहीं, तो आपको इतना तो पता ही है कि ये जो एट, एंड, प्लस, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर कीज हैं, तो सेकंड का क्या आएगा जी, 4th आएगा। ओके, तो यहां से ही सोल्व हो गया। अगर ये नहीं पता था तो किसी को हो सकता है ये पता हो कि F1 से F12 तक जो ये 12 कीज होती हैं ये फंक्शन कीज होती हैं। सो ये थर्ड, यहाँ पे आपका डी का थर्ड, यहां से 2 ऑप्शंस बनते थे। ओके,
सो ये आपका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जी। जो डिजिट कीज हैं वो न्यूमेरिक पैड बोलते हैं, हम उससे रिलेट करेंगे। और जो बैक स्पेस, रिटर्न, स्पेस बार, तो ये जो स्पेसिंग वाली कीज हैं ये नॉन प्रिंटेबल कीज में इंक्लूड की जाती है। आंसर आपका फोर्थ हो गया। Contraposition is not valid in the case of which categorical proposition. So 4 categorical proposition हमने पढ़ी हैं, A, E, I, O। तो इन चारों में से मैंने आपको contraposition, obversion, conversion तीनों बहुत अच्छे से बता रखे हैं, ठीक है। सो कौन सा आंसर इसमें रहेगा? एक होता है कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं होता, एक होता है बाय लिमिटेशन होता है। ओके, सो आंसर आपका आई और ई दोनों ही वैलिड रहेंगे, क्योंकि आई में कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड नहीं है। अगर सिर्फ एक आंसर देना हो तो हम थर्ड के साथ जाएंगे। यहाँ पे बाय लिमिटेशन है। ओके, सो हम इसको भी इंक्लूड करके चलते नहीं है जब कन्वर्जन की बात नहीं, इसकी कॉन्ट्रापोजिशन की बात आती है। ओके, तो कॉन्ट्रापोजिशन में हम सिर्फ ए और ओ को कंसीडर करके चलते हैं मेनली। ओके, Arrange the following developments of education in chronological order. स्वयं MOOC, open education, then आपका distance education, correspondence education, credit transfer through academic bank of credit. So एक credit transfer ही सबसे लेटेस्ट है जी, ठीक है, 2021 में आया था, तो सबसे लास्ट में तो ई ही आएगा। अगर ई आएगा तो एक ही ऑप्शन हमारा कट आउट हुआ। ओके, ओपन एजुकेशन हमें पता है 1985 के अराउंड आई थी। स्वयं मूक हमारा 2017 के अराउंड है, तो ई से पहले ए आएगा जी। ई से पहले ए आएगा तो दो ऑप्शन अगेन है हमारे पास, एक और ऑप्शन हमने आउट कर दिया। ओके, अब अगर ध्यान हो तो ओपन एजुकेशन 1980s के बाद शुरू हो गई थी, ओपन यूनिवर्सिटीज भी ओपन हुई थी, राइट। सो पहला ऑप्शन बी तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, पहला ऑप्शन सी है या डी है, सी है या डी है, तो आंसर आपका डी रहेगा जी, ठीक है। यानी पहले कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन आया, फिर डिस्टेंस एजुकेशन आया, फिर आपका ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट आया, फिर आपका स्वयं और मूक आया, और फिर क्रेडिट ट्रांसफर। ओके, तो 1960s में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इसको माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो हैं वो शुरू किए थे। 1980s में डिस्टेंस एजुकेशन की बात आती है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे ही इम्प्रूव हुई वैसे ही डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल जो है वो यहाँ पे डाले गए। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इग्नू का भी हो गया, वहाँ से हम डिस्टेंस एजुकेशन शुरू करने की बात करते हैं। ओके, ऐसे ही लेट 1980s में और भी बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, सो वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई। सो यहाँ पे सी के बाद बी, देन स्वयं, देन आपका ए बी सी, जो कि NEP 2020 रेकमेंड करती है। Choose the correct statements from the following. The capacity to think about our own thinking is metacognition. हाँ, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो गया, सो मेटाकोग्निशन ठीक लग रही है स्टेटमेंट। तो अगर ए स्टेटमेंट ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी आपका कट आउट हो गया जी। ओके, मेटाकोग्निशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग आवर ओन कोग्निटिव मोटिवेशनल प्रोसेसेस। तो खुद की बात हो रही है, खुद के ही प्रोसेसेस कोग्निटिव लेवल पे जो हो रहे हैं उनको आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, साउंड्स ओके। टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न स्टेम्स फ्रॉम द ideas of fostering a sense of agency and responsibility within learner. So आप लोगों को ये सिखाओ कि कैसे वो सेंस ऑफ एजेंसी, एजेंसी इज लाइक सेंस ऑफ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर ही, सो ये भी विद इन लर्नर की बात हो रही है, सो ये भी ठीक साउंड कर रहा है। कोग्निशन, मेटा कोग्निशन एनी हाउ डजेंट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, लर्न आएगा ये, नहीं क्यों नहीं सिखाता, बिल्कुल सिखाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है जी। ये बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से, एनी हाउ डजेंट हेल्प, बिल्कुल करता है हेल्प, एक नहीं दूसरे तरीके से, बट हेल्प करता है। मेटाकोग्निशन, नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट्स। खुद को रेगुलेट करना, खुद के बारे में, खुद की नॉलेज के बारे में सोचना, दोनों रिलेट कर रहे हैं। सो सिर्फ डी ऑप्शन में नहीं आएगा भाई, अगर डी नहीं आएगा तो ए बी सी ई आपका आंसर हो जाएगा। ओके, विच इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस। सो जेपीजी होता है, टिफ होता है, ये WAV। देखो, अगर हो सकता है आपने टिफ या एक और कुछ ना पढ़ रखा हो, बट आपने WAV पढ़ रखा है कि ये ऑडियो के लिए होता है, करवा रखी है ये बात मैंने। ओके, सो नोट ही आपसे पूछा था। सो BMP की फुल फॉर्म बिटमैप है, टिफ की टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है, JPG की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है, ये पूछ ली जाती है फुल फॉर्म भी कई बार। WAV की वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, सो ये ऑडियो के लिए होता है, ना कि इमेजेस के लिए।
Which of the following behavioral ability is associated with affective domain of a learner? So affective domain की बात हो रही है. Evaluation, synthesis, characterization और skilled movement. तो evaluation और synthesis आपकी cognitive domain से related है. Skilled movements as such हम relate मतलब as such word नहीं है जो हमारी chronology में use होता है, but जब skill की या motor development की बात आ रही है तो हम psychomotor की बात करते हैं, और affective domain में आपका characterization आ जाएगा. No explanation needed, right? Arrange the following in decreasing order of processing power. तो सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर में पावर होती है तो बी से शुरू होंगी चीजें, सो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आउट हो गए. ठीक है, बी के बाद ए या सी? बी के बाद ऑब्वियसली ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन आपका ए के बाद सी, मिनी कंप्यूटर, और सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर. तो ये आपकी प्रोसेसिंग पावर रहती है. इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कई बार करवा चुकी हूँ, मैंने मैराथन में भी इंक्लूड किया था. कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, 4, 36, 252 और 1260. सो 4 नेम 36, 36 नेम में 6 नेम 54. क्या रहेगा? तो सीक्वेंस ये रहेगी जी, 4 नेम 36, देन 36 7 के बाद फिर 5 पे जा रहा है, तो हम उल्टा चल रहे हैं, 9 7 5. तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37 80 आएगा. इस तरीके का पैटर्न आपको ढूंढना पड़ता है, कई बार थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ढूंढोगे और प्रैक्टिस करोगे तो सेम से ही पैटर्न्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. लिक्विड दैट पासिस थ्रू द लैंडफिल, ये क्वेश्चन पहले भी पीवाईक्यूज में आ चुका है. ओके, दैट हैज एक्सट्रैक्टेड डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मैटर फ्रॉम इट इज कॉल्ड. तो ये एक्टिवेटेड स्लज है, लीचेट है, या फिर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिफ्यूज है. सो लैंडफिल से जो लिक्विड पास हो रहा है वो आपका क्या होता है जी? लीचेट होता है. आपको याद होना चाहिए. ओके, ये पहले भी करवा रखा है. ओके, ट्रू पूछा है, कैटेगोरिकल सिलोगिज्म दे रखी हैं आपको, और उनमें कौन सी फैलेसी कमिट होगी. तो देखो ए, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी कब होती है, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कब होती है, कमिट्स नो फैलेसी और कमिट्स नो फैलेसी. ओके, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी. ठीक है, ए अगर ये 2 3 ये तो बाद में आप देख लोगे, बट ए की भी अगर आप बात करो कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यूनिवर्सल हैं, राइट. सो फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस तो नहीं है ये, राइट. एक्सक्लूसिव प्रीमाइस तो ए तो फॉर श्योर नहीं आएगा. अगर ए, अभी मैं बताती हूँ एक्सक्लूसिव क्या होता है. ठीक है, तो ये तो नहीं आएंगे. बचा बी सी और सी, यानी सी तो फॉर श्योर ट्रू है ही कि कैटेगोरिकल सिलोगिज्म ए में कोई फैलेसी नहीं है. तो अगर सी सही है तो बी सही है कि नहीं है. सो ई आई ओ कमिट्स द फैलेसी ऑफ 4 टर्म, कि 4 टर्म्स हैं इसमें, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने ये जब फिगर दे रखा है दैट मीन्स ये 3 ही टर्म की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये 3 का मतलब 3 टर्म नहीं है. जब हम फिगर निकालते हैं, ये 1 2 3 जो भी हम 4 तक फिगर निकालते हैं, उस फिगर में हमें पता है कि हम मिडल टर्म की और उनकी पोजीशंस की बात करते हैं, राइट. सो प्रेडिकेट की और मिडल टर्म की. सो उस हिसाब से ये भी गड़बड़ है जी, आंसर सी ओनली आएगा. अगर 4 टर्म्स मतलब उसमें 3 से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट हैं. ओके, अगर ये रूल अवॉइडेंस ऑफ मोर देन 3 टर्म वायलेट हो रहा है तब जाके जो है वायलेशन की वजह से फैलेसी ऑफ 4 टर्म आएगा. लेकिन यहाँ पे 3 ही टर्म है, ई आई ओ वाली टर्म ही इन्होंने दी है. ई आई ओ में क्या क्या टर्म्स होंगी वो हमें दिख रहा है. ओके, देन आपका एक्सक्लूसिव प्रीमाइस की आप बात करोगे तो उसमें अवॉइडेंस ऑफ 2 नेगेटिव प्रीमाइस, यानी 2 नेगेटिव होने चाहिए थे. ई अगर साथ में आ रहा होता तब जाके जो है वो आपका एक्सक्लूसिव प्रीमाइस वाली फैलेसी बन जाती. तो ये भी गलत था अपना. ठीक है, देन आपसे ये पूछा है कि कोई फैलेसी ये कमिट नहीं कर रहे हैं. सो देखो ए यानी एक ई मतलब नेगेटिव, तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट से आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल रहे हो, राइट. सो ये देखो कहाँ पे है. An affirmative conclusion is not possible if one of the premise is negative. So ये fallacy of drawing an affirmative conclusion from negative premise हो गया लास्ट वाले में. तो ये नहीं है कि कोई fallacy नहीं है, बिल्कुल है. ये 5th वाली fallacy जा रही है इसके अंदर. ठीक है, सो आंसर आपका सी ओनली आएगा.
दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जी, असर्शन एंड रीजन। इन इंडियन लॉजिक अ मटेरियल फैलेसी इज कॉल्ड हेत्वाभास, ठीक है। फैलिशियस इन्फ्रेंस यानी अनुमान जो है, मिडल टर्म अपीयर्स टू बी अ रीजन बट इज नॉट अ वैलिड रीजन। सो वो वैलिड रीजन होता नहीं है बट लगता है कि रीजन है, ठीक है। तो बट अनुमान लगा रहे हो ना आप, इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, तो अनुमान लगा रहे हो, तो यानी आपने पहले के बेसिस पर बस उन पहले की चीजों को देखते हुए एक अनुमान, एक गेस वर्क किया है। वो गेस वर्क किसी भी हालत में लॉजिक नहीं होता है। ओके, सो ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आंसर आपका फर्स्ट आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। नंबर दे रखा है, कोड दे रखा है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में एक जोड़ दो, यानी कि क्यूब करो इनका और इनके अंदर एक जोड़ो, 5 5 25, 25 5 125 प्लस 1 126, ठीक है। ये आपका सेकंड, तो सेकंड और फर्स्ट यहीं से ही आ गया आंसर, तो फर्स्ट आपका ये देखो, ठीक है। 7 7 49, 49 7 343 और एक जोड़ के 344 बन गया। 11 11 121, 121 की 11 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसके अंदर एक जोड़ दो। ओके, आंसर आपका फर्स्ट आएगा। Arrange the following in descending order of installed capacity of total solar power as of अगस्त 2025। सो आप देखो, दिसंबर का पेपर है ये और हमसे अगस्त का टारगेट पूछ रखा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी लास्ट के 1-2 महीने का नहीं, 2-3 महीने का नहीं पूछ रखा। सो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहते हो। अदरवाइज ऐसा एक आधा रेयर क्वेश्चन आता है, आपको उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनपुट आउटपुट रेशियो आपका बहुत कम रहेगा। आप बहुत ज्यादा मगअप करोगे और हो सकता है क्वेश्चन ना भी आए, तो आउटपुट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, बट अगर सोलर पावर की बात हो रही है तो ये आपकी सीक्वेंस रहेगी जी। राजस्थान में सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, राजस्थान में ज्यादा, उससे कम गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में और फिर तमिलनाडु में। तो ये टोटल सोलर पावर जो इंस्टॉल की गई है उसकी बात हो रही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया रेफरेंस में हम रिलेटिविटी पे फोकस नहीं करते, हम नोम रेफरेंस में तो रिलेटिविटी पे फोकस करते हैं, यानी एक को दूसरे से कंपेयर करना, रिलेटिवली देखना चीजों को। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में हम क्राइटेरिया पे, मास्टरी लर्निंग पे फोकस करते हैं। ओके, सो इसको डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग और मास्टरी टेस्ट में इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। ये रिलेटिव पोजीशंस एक इंडिविजुअल की अगर आप जानना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको नोम रेफरेंस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ना कि क्राइटेरिया रेफरेंस। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया और यही गलत ही आपसे पूछा था। ओके, the mental or psychological recasting of a message so that its meaning is in line with a person's belief and attitudes। so mental और psychologically आप उस मैसेज को recast कर रहे हो ताकि जो आपका ऑलरेडी परसेप्शन है, जो ऑलरेडी बिलीफ है, एटीट्यूड है, उससे वो चीजें अलाइन हो जाएं। यानी आप सिलेक्टिवली उठा रहे हो चीजों को, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया। क्लियरली समझ आ रहा है? ओके, असर्शन आपको पता ही होगा। लॉबिंग क्या होता है वो आप मुझे बताइएगा। ओके, लॉबिंग आप बताएंगे। रिफ्लेक्शन असर्शन बहुत बार आया है, हमें ऑलरेडी पता होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल की स्पेलिंग आप ठीक कर सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाईएस्ट प्रायोरिटी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को दे रखी है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। ट्रांसलिंग्विलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज को प्रमोट करना है। डाइवर्सिटी के लिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए रिस्पेक्ट है। सो कौन सा फंडामेंटल नहीं है? ओके, सो देखो, हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, हम रटने पे फोकस नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। बेसिक बचपन में हम फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पे फोकस करते हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। तो टेक्निकली ये जो ट्रांसलिंग्विलिज्म है ये डाइवर्सिटी में ही आ गया। सो हम मल्टीलिंग्विलिज्म को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। सो वो डाइवर्सिटी में आ गया कहीं ना कहीं। सो एक ऑप्शन आपका ऑलरेडी डी में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम सी के साथ जाएंगे, ठीक है, कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। ओके, qualitative research can be constructed as a research strategy that entails a deductive approach to the relationship between theory and research।
has incorporated the practices and norms of natural scientific model, embodies a value of view of social reality as a constant shifting emerging property of individual's creation, or embodies a view of social reality as an external objective reality. So आपसे क्वालिटेटिव की बात की है जी. क्वालिटेटिव में आप क्या करते हो, एक तरीके से एक एक बंदे से पास जाते हो और उसमें जनरलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता नहीं है. ठीक है. सो आपसे क्या पूछा है, स्ट्रेटजी कब कंस्ट्रक्ट होगी, जब एक सोशल रियलिटी जो है इसके अंदर एम्बॉडीज रहती है एज अ कांस्टेंट शिफ्टिंग आपको यहाँ नजर आएगी, क्योंकि इंडिविजुअल वाइज चीजें जो है वो आप देख रहे हो. ठीक है. सो इंडिविजुअल क्रिएशन की बात यहाँ पे रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. इन चारों में से जो आपको इजी लगे वो आप एक बार सोल्व करके देख लो. जैसे जैसे ये वाला तो रहने दो, ए को सोल्व करना. ठीक है. बाकी सोल्व करके देख लो. ऑफ द 3 नंबर्स ये सोल्व कर लो, या फिर ABC वाला, या ये वाला सबसे इजी है. ठीक है. ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये देखो कि 0.09 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर ये हुआ तो भी अपने 2 ऑप्शन कट आउट हो गए, और अगर ये नहीं हुआ तो भी 2 ऑप्शन कट आउट हो गए डी की वजह से. राइट. सो ये करके देखें. 2 दूनी 4, तो यानी 0.2 के बाद आएगा प्लस 2 दूनी 4, तो यानी 4 के बाद डेसिमल आता है, तो 1 2 3 और 4, और माइनस 0.1 2 4 दूनी 8. ठीक है. डिवाइड बाय 0.18. तो इनको जोड़ लो एक बार के लिए, यानी कि ये ऐसे जोड़ा जाएगा, तो ये 404 आ गया. 0.0404 माइनस करना है अपने को 0.008, तो ये 4 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और ये 3 आ गया. ठीक है. तो 0.0324 डिवाइड बाय 0.18. ओके. अभी मैं ये अगर डेसिमल हटाऊं तो ऊपर 100 हो जाएगा, और ये वाला डेसिमल हटाऊं तो नीचे आपका 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 10,000 हो जाएगा. ठीक है. 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट, और ये 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, और 2 दूनी 4. ठीक है. 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 5, 3 8 24. तो ये तो 0.18 आ गया भाई, 0.09 नहीं आएगा. यानी डी स्टेटमेंट तो गलत है फॉर श्योर. अगर डी स्टेटमेंट गलत है, 2 ऑप्शन कट आउट हो गए. ए बी और बी सी हमें देखना है, यानी आपका बी तो ठीक है, ए और सी में से देखो. अब तो मैं सी देख लेती हूँ. ठीक है. अगर मैं सी को देखूंगी तो इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए, तो ये इन्होंने 6:7:8 दे दिया. ऊपर से ये बोल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी जो है वो 14 है. c की वैल्यू इन्होंने 8 दे दी. बोल रहे हैं देन वैल्यू ऑफ c इज 8. तो मैं एक बार इसकी वैल्यू अगर 8 रखूं तो बाकी वैल्यूज ठीक निकलती हैं या नहीं वो देख लेते हैं. राइट. अगर आप c की वैल्यू 8 रख रहे हो तो यानी कि c प्लस ए की वैल्यू कुछ तो आएगी, 0 तो नहीं है. ठीक है. तो a की वैल्यू कुछ आएगी अगर, तो c प्लस ए तो 8 नहीं आएगा. राइट. बट स्टिल देखते हैं. चलो, अगर c की वैल्यू 8 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 14 में से 8 गए. सो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 14 में से 8 गई, 4 यहाँ से 4 6 आ गई. सो a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट 6 ही आ गई. तो यानी वो रेशियो वाला चक्कर तो ज्यादा पड़ा नहीं. तो a प्लस बी की अगर 6 आ रही है, और तो c प्लस ए की तो कुछ और वैल्यू आएगी, 8 तो नहीं आएगी फॉर श्योर. ये तो हमें दिख रहा है. बट स्टिल अगर आप और टैली करना चाह रहे हो तो आप और टैली करके देख लो कि अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, c की वैल्यू 8 है, सो b प्लस सी की क्या होएगी. ठीक है. सो यहां से मैं c की वैल्यू 8 रख दूं, अगर b की वैल्यू तो 6 माइनस ए आ जाएगा. राइट. 6 माइनस ए. ठीक है. और प्लस 8, तो यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आएगी. सो ए की वैल्यू जो है अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगी जी वैल्यू. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 8 रहेगी. सी ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी. सो ऑब्वियस है ये सी स्टेटमेंट गलत है जी, जो इन्होंने बोला है, जो वैल्यू इन्होंने दी है. ओके. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ए और बी का, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपको सोल्व करके देखना है थोड़ा सा स्मार्टली. ऐसा नहीं है कि आप चारों में ही बहुत लंबा लंबा सोल्व करके देखते रहो और आपका काम जो है ऐसे ही चले. ओके. तो आपको स्मार्टली सोल्व करना है. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दे रखे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल. प्लेस आइटम्स फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट और लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी आप ऑर्डर में रख रहे हो तो ये तो ऑर्डिनल हो गया. precisely how far apart the items are denotes the categories only, तो ये तो नॉमिनल, नाम की चीज हो गई. ठीक है.
3 और 1, ये लो आंसर तो यहीं से ही आ गया, बट स्टिल एनेबल रिसर्चर टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस इजीली। ठीक है, सो इजीली जब आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, और इंटरवल क्या हो गया कि कितना अपार्ट हो एक आइटम से दूसरा आइटम, कितना अपार्ट है प्रिसाइजली आप उसको बता पाओ, यानी उसका इंटरवल बता पाओ। सो आंसर आपका फर्स्ट हो गया जी। ओके, which of the following principles are true for a typical communication process? Communication messages are both verbal and non-verbal. ठीक है, communication process doesn't involve mutual influence. क्यों? म्यूचुअली तो आप इन्फ्लुएंस करते हो ना, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हो जब आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेशन मैसेजेस कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, हाँ ये ठीक है, दोनों हो सकते हैं। कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स भी है और सटल भी है। सो ऑब्वियस है, जैसे जब ऑप्शंस में सारों में 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो बी ही नहीं आएगा। सो आपका ऑप्शन ही ए सी डी बचा आपका सही आंसर। बी तो फॉर श्योर गलत हो गया ना, बिल्कुल इन्वॉल्व करते हो आप म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, यानी मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो, और आप मेरे से बात कर रहे हो तो हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कोई भी बात ना करे। ओके, सो ए सी डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग। ए टू एन इनवैलिड कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, और ए जो है वो एक्सक्लूसिव प्रेमाइस। देखो एक्सक्लूसिव में हमने कहा था नेगेटिव प्रेमाइस, 2 नेगेटिव प्रेमाइस नहीं होनी चाहिए। सो वो यहाँ पे नहीं है, सो ये वॉयलेट नहीं हो रहा है रूल, तो यानी वॉयलेशन नहीं हो रहा, तो एक्सक्लूसिव प्रेमाइस नहीं है। सो ये फॉर श्योर गलत है जी, बिल्कुल भी ये फैलेसी यहाँ पे कमिट नहीं हो रही है। ओके, आपका ट्रिपल ए की बात अगर हो रही है तो ये वैलिड इनवैलिड हमने देखी हुई है चीजें कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में। तो यहाँ पे आपका फॉर श्योर दूसरा तो गलत ही है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा कि ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। राइट, अगर मुझे वैलिड इनवैलिड में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे ऑप्शंस ही ऐसे हैं कि मेरा अगर दूसरा ऑप्शन गलत है फॉर श्योर, तो मेरा आंसर ही एक बचा, क्योंकि कहीं पे ये ऑप्शन है ही नहीं कि दोनों गलत है। राइट, सो ये देखो एक्सक्लूसिव प्रेमाइस का अगेन अवॉइडेंस ऑफ 2 नेगेटिव प्रेमाइसेस, तो यहाँ पे तो 2 नेगेटिव प्रेमाइस है ही नहीं, तो ये तो फैलेसी हो ही नहीं सकती ये वाली। Which of the following is a criteria air pollutant as well as greenhouse gas? कि जो पोल्यूटेंट भी है और आपका ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ग्रीन हाउस गैस और पोल्यूटेंट दोनों में ओजोन आ जाता है जी सबसे ऊपर। ठीक है, एनर्जी सेव्ड, मिशन, लाइफ ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन दे रखा है आपको। एनर्जी सेव्ड, ई वेस्ट रिड्यूस्ड, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्टेड, सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस। सो प्रेफर क्लाउड स्टोरेज ओवर अ पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव, यानी आप पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव की बजाय क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो, तो पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव ई वेस्ट हो गया ना एक तरीके से, तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। ओके, यूज कार पूलिंग विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो आप एनर्जी बचा रहे हो। अगर कार पूल कर रहे हो तो आप 4 गाड़ियां ले जाने की बजाय चारों एक में ही जा रहे हो, सो कार पूलिंग बेटर ऑप्शन है, एनर्जी सेव हो गई आपकी। ठीक है, 3 और 4 यानी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 2 ही कट आउट हुए हैं आपने। ठीक है, देन बात आती है जी आपकी स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एट कम्युनिटी लेवल, और यूज मेंस्ट्रुअल कप इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन की वजह से बहुत प्लास्टिक जो है, बहुत चीजें बेसिकली बहुत ज्यादा यूसेज होता है उस चीज का। सो सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस जो है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप को आप बार बार यूज कर सकते हो, सो रीयूज कर सकते हो आप उसको। ठीक है, सो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कम्युनिटी लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टाइप्स ऑफ नॉइसेस, नॉइस कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक। अगर आप फिजियोलॉजिकली थकान हो रखी है तो बॉडीली थकान को आप फटीग बोल रहे हो। ठीक है, ब्राइट लाइट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये फिजिकल लेवल पे चीजें हो गई। साइकोलॉजिकल में आपके प्रिजुडिसेस हो गए जो आप बना के चलते हो दिमाग में, और सिमेंटिक मतलब आपको वर्ड्स समझ नहीं आ रही हैं। सो 2 4 3 1 आंसर सेकंड आपका सही। ओके, देन है जी 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम डजंट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। दोनों चीजें ठीक है, डजंट लूज इट्स कंटेंट क्योंकि नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल होता तो वो पावर ऑफ होते ही सारी चीजें उड़ जाती, ऐसे वाला। ओल MRP, अच्छा ओके, ये सिलोगिज्म दे रखी है, मूड और फिगर निकालना है जी। ओके, सो देखो अगर आप मूडी सबके अलग अलग हैं तो आप मूडी निकाल लो, फिगर की तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ओल वाली स्टेटमेंट है, यानी कि ये ए स्टेटमेंट है, देन ये आपकी आई स्टेटमेंट है, और ये भी आपकी आई स्टेटमेंट है। सो AEIO आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको पहले का भी निकाल लिया आपने तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया। ओके, नो वाली स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट है, ये आपकी ओ स्टेटमेंट है, और ये भी आपकी ओ स्टेटमेंट है।
ये फर्स्ट आ गया। ये आपकी सारी की सारी ए स्टेटमेंट है, तो सेकंड आ गया। ये आपकी सम PRM यानी कि सम वाली आई और आई वाली स्टेटमेंट होगी, तो ये आपका थर्ड आ गया। आंसर आपका फोर्थ आ गया। बट आपको इसका मतलब ये नहीं कि फिगर निकालने ना आते हूँ। फिगर में 1 2 3 4 फिगर में क्या पैटर्न रहता है वो मैं ऑलरेडी मैराथन में करवा चुकी हूँ। वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे मिडल टर्म आएगी, कहाँ प्रेडिकेट आएगा। Arrange the following levels of communication in sequential order of complexity, beginning with the most personal। यानी मोस्ट पर्सनल में इंटर तो नहीं आएगा, इंट्रा आएगा। सो इंट्रा पर्सनल आएगा, ग्रुप आएगा, पहले इंट्रा ग्रुप आएगा, फिर आपका इंट्रा पर्सनल आएगा। सॉरी, हाँ ठीक तो है। इंट्रा 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 वाले पहले आएंगे, डी आएगा भाई पहले, कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ती जाएगी, डी के बाद क्या बोल रहे हैं, ये बी बोल रहे हैं, इंटर। चलो ये पर्सनल लेवल पे ही है तो दो लोगों के बीच की बात होगी, इंट्रा ग्रुप में ज्यादा आ गए, ठीक है, तो फिर इंट्रा सी, ये सी, देन आपका इंटर ग्रुप और देन आपका इंस्टीट्यूशनल, तो फोर्थ आ जाएगा जी आंसर आपका, ठीक है। Which of the following are characteristic of sustainable development? Intergenerational equity regarding natural resources, equitable distribution of natural resources in the society, economic development at the expense of environment। ये तो sustainability का कोई भी साइन नहीं है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाह रहे हो लेकिन एक्सपेंस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के, तो ये तो फॉर श्योर गलत हो गया, सी, ठीक है, सी तो कट आउट ही हो गया। रिडक्शन इन सोसाइटीज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, हाँ रिड्यूस करोगे तो वो सस्टेनेबिलिटी है, डी फॉर श्योर सही है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, रिगार्डिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात हो रही है और आपका ठीक है ये, बाकी तो ना ए बी डी तीनों ठीक है, ठीक है, सी वाला ही गलत था बस। Planned publicity that spreads spontaneously and rapidly by word of mouth but also by social network sites throughout a potential media consumer market refers to। so ये क्या न्यूज है, वायरल एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिके है या रीजॉइंडर है, तो ये तो वायरल एडवर्टाइजिंग हो गई ना कि आप एडवर्टाइज कर रहे हो चीजों को, आजकल जिसको PR बोल देते हैं, पब्लिक रिलेशंस करके, राइट, तो वायरल एडवर्टाइजिंग है भाई ये। अच्छा, कम्युनिके का क्या मतलब है वो आप बताना और रीजॉइंडर का मतलब बताना। Okay, for the purpose of credit calculation under NCRF, overall one credit is equivalent to। so ये overall on an average अगर आप देखोगे so आंसर आपका 30 नोशनल आवर्स आएगा, लर्निंग आवर्स। ओके, एक क्रेडिट का मतलब 30 नोशनल लर्निंग आवर्स जो है वो रहेंगे यहाँ पे। मैंने करवा रखा है NCRF, आई होप आपने देखा हो। दो स्टेटमेंट्स है जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव के लिए प्रोबेबिलिटी आप यूज करना चाह रहे हो और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो आपकी बायसनेस को रिड्यूस करेगी जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी जो है वो बाकी सारे सैंपल्स की होगी कि वो बाकी सारे यूनिट्स की होगी कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जब भी आप ऐसे एक्सप्लेनेशन देखो ना, आप ये देखा करो कि जो दूसरा क्या, पहले तो ये देखो कि दोनों स्टेटमेंट सही नजर आ रही है कि नहीं। अगर दूसरी स्टेटमेंट सही है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि क्या दूसरी स्टेटमेंट की वजह से पहली स्टेटमेंट सही है या इन जनरल दोनों सही है। अगर वो वजह, वो बिकॉज, वो रीजन अगर आपको दिखे तब आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। ओके, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। A train running at 54 km per hour takes 20 seconds to cross a platform and 15 seconds to pass a man walking in the same direction at a speed of 6 km per hour। प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रेन की स्पीड है, मैन की स्पीड है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गई, मैन की स्पीड 5/3 मीटर पर सेकंड हो गई। रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो इसको माइनस कर दो, ठीक है, 15 माइनस 5/3, तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। ट्रेन की लेंथ जो है वो रिलेटिव स्पीड और मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 200 मीटर ट्रेन की लेंथ है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, तो 15 मीटर पर सेकंड चल रही है ना, और आपका क्या हो गया, 20 सेकंड उसको लेती है वो क्रॉस करने को प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300। तो 300 में से माइनस कर दो ट्रेन की लेंथ, तो आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। ओके, आंसर आपका 100 मीटर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, डिट्टो। ओके, लीडर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेट द टोन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस।
हाँ, ऑब्वियसली इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एट हायर एजुकेशन। ये भी ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी अगर आप इफेक्टिवली चीजों को एलोकेट करना चाह रहे हो तो। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो देखो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं। ओके, अब ये देखो कि क्या दूसरी स्टेटमेंट की वजह से पहली सही है। इफेक्टिव लीडर, यहाँ पे आप लीडर्स की बात कर रहे हो इन जनरल इंस्टीट्यूशन में कि वो टोन सेट करते हैं एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस की, और यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि इफेक्टिव लीडरशिप के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जी टेक्निकली, बट इसके दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही दे रखे थे इन्होंने। शायद पहले ये वाला दिया होगा, फिर इन्होंने इसको भी इंक्लूड किया, क्योंकि एज सच करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं नजर आ रही है। बट आपके ऑफिशियल आंसर की में 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही माने गए थे। Arrange the following psychomotor domain of development from simple level to more complex one. So perception, set, guided response. तो कॉम्प्लेक्स सबसे लास्ट में आएगा, हमें समझ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सबसे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सो ये दो ऑप्शंस कट आउट हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा? परसेप्शन से या सेट से? सेट में कई लेवल ऑफ परसेप्शन इंक्लूड हो जाते हैं, राइट? तो परसेप्शन सिंगल की बात हो रही है। सो परसेप्शन, सेट, फिर एक गाइडेड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आप एक रिस्पॉन्स दे रहे हो, मैकेनिज्म में कई प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ए बी सी डी ई आपका आंसर हो गया जी। Reliability, validity, objectivity or norms, minimization of personal error, constant error, variable error और interpretive error. So objectivity में हम personal biasness हटाना चाह रहे हैं। So objectivity अगर है, so minimization हो गया personal error का। ठीक है, तो C का आएगा आपका फर्स्ट, यानी ये दो ऑप्शन हो गए आपके कट आउट। ठीक है, अब बी का इन्होंने खुद ही बोल दिया सेकंड, यानी वैलिडिटी में ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट एरर। ठीक है, कि वैलिड है अगर कोई चीज तो कांस्टेंट एरर मिनिमाइज कर रहे हो आप। रिलायबिलिटी में क्या रहेगा? वेरिएबल या नॉर्म्स? नॉर्म्स में क्या होता है? नॉर्म्स में आप इंटरप्रेट करते हो नॉर्म्स के बेसिस पे। सो मिनिमाइजेशन ऑफ नॉर्मेटिव एरर आ जाएगा जी, आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो डिवाइड करना है और आप एग्जैक्ट डिवाइड किया करो। ठीक है, सो अगर ये चीज है, मैं बोलूं तो 5 चौके 20, 0.4। ठीक है, 8 और 3 की बात हो रही है, तो यानी ये 30 होगा। 8, 0.8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 3 24, बचा क्या? 6, 0। तो 0.3 के बाद एक और हम देख लेते हैं, 8 8 64, तो 8 7 56, तो 0 और 8 5 40, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 0.375, 375। ओके, देन आपका है 13 और 5, सो 13 दूनी 26, 13 3 39। ठीक है, 13 3 39, 13 3 पे ही जाएगा ये। ठीक है, बचा कितना? 1 1 0, 13 7 7 21, 2 7 7 8 और 1 9, 91। 13 8 पे जाएगा भाई, 8 तिया 24, 2 8 1 8 9 और 10, 104, यानी कि 8 पे। तो ये 0.38 आ जाएगा। ओके, फिर है अपना 6 बाई 11, 11 6 0 आएगा, तो 11 5 55, 5 पे जाएगा, यहीं से ही सोल्व हो रहा है। तो देन आपका 9 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 3 8 24। हाँ ठीक है, 3 नहीं में रुको, 9 दूनी 18, 9 में है 9 तिया 27, कैसी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो 4 9 चौके 36, 4 पे जाएगा ये। ठीक है, सो यहां से आपका सोल्व हो रहा है जी। 4 के बाद कुछ और भी आएगा यहाँ तो, लेकिन यहाँ 0 है। ओके, सो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे बड़ा हो गया आपका डी, डी बड़ा, डी के बाद आपका ये ई के बाद ए के बाद आपका सी के बाद आपका बी, तो डी ई ए सी बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करने आपने एग्जैक्ट। जो द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्या बोलोगे? फोर्ट्रान, 95, कोबोल, C++, तो ये सारी की सारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं जी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी विजुअल बेसिक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये स्पेशली जो मॉडर्न टेक्स्ट में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखी होती हैं, VBA या VB स्क्रिप्ट हम इसको बोलेंगे। सो इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑफन इंटरप्रेटेड एंड यूज टू ऑटोमेट द टास्क विद इन जो एप्लीकेशन है उसके अंदर। ओके, फोर्ट्रान, कोबॉल, ये आपका C++, ये सारी की सारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। ओके,
अरेंज द फॉलोइंग पी वैल्यूज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम मेजरली दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, 0.05 और 0.01। ये वाला ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये वाला कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एरर जो है वो एरर के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा हैं। सो ये आपका जो है वो क्या बोलते हैं, लोअर टू हायर बोला है ना, सो ये आपका लोअर लेवल में आएगा और 0.01 आपका हायर लेवल में आएगा। ओके, सो उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो, हो जाएगा। ये सबसे कम 0.5 यानी ई, ठीक है, 0.5, 5 से नीचे आएगा 0.05 यानी सी, ठीक है, ई सी। देन आपका बी, हाँ बी, फिर डी, फिर ए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन थर्ड वाला, ठीक है। कमीशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने भी सजेस्ट किया था ये, तो ठीक है। 12th क्लास जो है वो यूनिवर्सिटी से अटैच होनी चाहिए, ये बात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोली, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाली बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पे चली जाएगी। देन है एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा इससे सोल्व हो रहा है क्या, एक और दो, एक और दो हो रहा है, ये लो हो रहा है, आंसर फर्स्ट आएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एजुकेशन कमीशन ने बोला आईईएस यानी इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज शुरू होना चाहिए एग्जाम, और आपका नॉलेज कमीशन ने बोला कि आप इंडिपेंडेंट, ये एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ओके, ये पैसेज है जी, बहुत अच्छा पैसेज है, आप पढ़ोगे सिंपली आपको आंसर मिल जाएंगे। आइडिएशनल फ्लुएंसी इन द पैसेज इज डिफाइंड एज, सो आइडिएशनल फ्लुएंसी को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे था ये वर्ड, मैंने पैराग्राफ पढ़ा था, आप भी एक बार पढ़ के देख लो, ठीक है, ये रहा। दिस इन टर्न इंक्रीजेज योर आइडिएशनल फ्लुएंसी, यानी कि योर एबिलिटी टू स्विच बिटवीन आइडिया सेट्स दैट मे बी अपोज्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी एबिलिटी टू स्विच बिटवीन कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया सेट्स। तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। What becomes an excuse to not learn something new? So क्या excuse बन सकता है, plasticity of brain, rationale of ideational fluency. So ये है ideational fluency is required. So एक बार ढूंढने की कोशिश करो आप लोग, पूरा पैराग्राफ पढ़ के मैं रुकी हुई हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो मास्टरी, ये ईच पर्सन हैज़ यूनिक लर्निंग स्टाइल, लर्निंग आएगा भाई, ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है। सो हर एक इंसान का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। सो ये बिकम एन एक्सक्यूज टू नोट, ये होता है कि आप कुछ, होता है ना कि आप कुछ नया ना सीखना चाहो, तो वो वाली चीज़ बचती नहीं है, ठीक है। सो ईच पर्सन हैज यूनिक स्टाइल। अनदर वर्ड फॉर सीमलेसली, सीमलेसली मतलब स्मूथली, ठीक है, सी थर्ड आंसर। सिलेक्ट द स्किल विच वुड बी द बेस्ट वन इन अ फास्ट चेंजिंग रैपिड लर्निंग आएगा भाई, लर्निंग एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो सिलेक्ट द स्किल विच वुड बी बेस्ट वन इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, ये रहा। तो आइडिएशनल फ्लुएंसी जो है वो फास्ट चेंजिंग रैपिड लर्निंग एनवायरमेंट में ये काम करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज माइक्रो मास्टरी का क्या मतलब है? सो एबिलिटी टू मास्टर बोथ मैक्रो एंड माइक्रो स्किल्स, एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाई डाइवर्स लर्निंग स्ट्रैटेजीज, एप्टीट्यूड टू लर्न बेटर एंड अचीव ऑल गोल्स, एबिलिटी टू बी मास्टर ऑफ बोथ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। सो आपको यहाँ पे क्लियरली आंसर मिल जाएगा, आंसर आपका सेकंड है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं जी, ये हमारी 108वीं क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। एक दो सेट के पेपर रहते हैं, मैं आई थिंक कम्युनिटी पोस्ट एक डालूंगी, वहाँ से आप मुझे बताना कि उनमें से अगर किसी बच्चे के पास कोई पेपर हो उस शिफ्ट का, तो सिर्फ वो शिफ्ट, यानी 2-3 शिफ्ट रहते हैं, बाकी पेपर आप लोगों ने मुझे भेज दिए हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम ये लॉ वाला पेपर, शायद आहाना ने भेजा था, ये भी हम कर पाए हैं कवर, ठीक है। आगे भी कई पेपर हैं अभी तो हमारे पास, बट मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, प्लीज उसको देखना, और उसमें से आपके पास अगर कोई शिफ्ट का पेपर है तो वो आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।